जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री। जी हाँ, 10th टू 11th क्लास मूविंग स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप सही जगह पर पहुंच गए हैं। 11th स्टैंडर्ड की कंप्लीट केमिस्ट्री यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है डिजिटल साइंस पाठशाला। जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट आपके 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर हुआ करता है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी है उसमें जो नाम है चैप्टर का, वो नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, इस नाम से आपको देखने को मिलेगा ये चैप्टर 11th क्लास में, क्योंकि फर्स्ट ही चैप्टर है। अगर आपको अपनी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग करनी है, जिसके लिए कि आपको नीट में भी काम आ सके, तो ऐसी केमिस्ट्री को आप लोग जो है ना 11th क्लास की जो 4 चैप्टर्स हैं शुरू के, इसे आपको पढ़ने हैं, जरूर से जरूर पढ़ने हैं, जिसे मैं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाला हूं। मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने नाम क्यों दिया है, देखो जितने भी कॉम्पिटिटिव क्लास होते हैं नीट के लिए या फिर जेईई मेंस के लिए, वहां पर आपको नहीं चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट के नाम से ही पढ़ाया जाएगा। और जो एनसीईआरटी में जो नाम है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्यों रखा गया है? क्योंकि यहां पर आप केमिस्ट्री के वो छोटे छोटे सारे टूल्स को समझोगे जो तुम आगे यूज करने वाले हो आने वाले चैप्टरों में। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम लोग एडवांस तक जाएंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पोर्शन जो होता है 1 to 4 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, और खास करके 9th स्टैंडर्ड का वो चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल आपने पढ़ लिया होगा। वहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आयंस क्या होता है ना। आयंस भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। उन आयंस को आपको याद करना होता है और आपको होता है बनाना केमिकल फॉर्मूला, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वो आता है। अगर नहीं आता है तो आप जाकर मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जहां पर मैंने फॉर्मूले बनाना सिखाया है, ठीक है। तो हम आगे करते हैं स्टार्ट, है ना। इस क्लास को हम लोग आज करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हेडिंग एटम्स क्या होता है। जी हाँ, एटम्स यानी कि आप एटम्स के बारे में पहली बार नाम सुनते हो 6 क्लास में, और फिर आप धीरे धीरे जो होता है आगे क्लास में आते आते कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो एटम्स के बारे में। लेकिन हम लोग 11th स्टैंडर्ड में एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपना एटम्स को, जहां कि मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा एटम क्या होता है, इसका डेफिनेशन, और फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है ना। और जब मैं आपको पूरा ये चैप्टर समझा दूंगा तो आप इस लायक हो जाओगे कि आपकी केमिस्ट्री बूस्ट हो चुकी होगी, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, वो सभी चीज यहाँ पर मैं टच करने वाला हूँ आपके सामने, और आपको करना यह है कि नोट्स बनाने हैं। जो यहाँ पर मैं नोट्स बनाऊंगा, पेन और कॉपी, जी हाँ, नोटबुक और पेन आपको लेकर के बैठना है साथ में, और आपको समझते हुए नोट्स को बनाते हुए जाना है, तभी आपको लेक्चर देखने का फायदा मिलेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से सीख भी जाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं एटम्स। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एटम्स पहले पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स है ना आपके बुक में, वो आप खुद से पढ़ लेना कि मैटर क्या होता है, मैटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब बच्चों को पता होता है, ठीक है। अगर पता नहीं है ना तो आप 9th क्लास की बुक से पढ़ सकते हो, या फिर 9th क्लास की वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जाके ना वहां से देख सकते हो, ठीक है। देखो एटम्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम्स की। तो एटम्स क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट particles which take part in a chemical reaction, in a chemical reactions। यानी कि एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर हमने ओनली बोल दिया, जो कि 8th या फिर 9th लेवल का होता है डेफिनेशन, वो यहां पर वैलिड नहीं है, ठीक है। मतलब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता तो है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। तो क्या हो बताओ? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस एंड डू नॉट लूज its identity।
मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। मैं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखूंगा क्योंकि आप 10th टू 11th मूविंग स्टूडेंट हो और पहली बार आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो एडवांस लेवल का, तो आपको ना कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। जहां पे छोटी क्लासों की केमिस्ट्री या कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक यूज हो रहा होगा वो मैं आपको यहाँ समझा दूंगा पहले, ठीक है। आप ध्यान से इसको देखते जाओ और नोट्स लिखते जाओ। सबसे पहले एटम्स क्या होता है, यहां पर मैंने लिख दिया है डेफिनेशन। अब यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, यानी कि जो एटम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मेरे पास H2 गैस है और O2 गैस है, तो H2 गैस और O2 गैस ये दोनों एक स्पेशल कंडीशन पर आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में आप सभी जानते हो कि आपको वाटर जो होता है ना वो मिलता है। तो ये जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में है, ये दोनों गैसेस स्टेट में था। अब ये H2 प्लस O2 इक्वल टू वाटर। तो यहां पर एटम जो है हाइड्रोजन एटम है, H एटम्स यहां पर है और यहां पर कौन है बताओ, O एटम्स है ना। तो ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन होकर के H2 गैस बना होगा और ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन होकर के O2 गैस बना होगा। यानी कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, भाई मैंने कहा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये होता है कि H2 की बात कर रहा हूं, अकेला H एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर मैंने कहा मतलब O2, जब ये आपस में रिएक्शन होंगे इनका, तो इनके रिएक्शन करने के बाद में आपको H2O देगा। देखो रिएक्शन से पहले मतलब H2O2 ये रिएक्टेंट है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी ऑक्सीजन। तो और रिएक्शन करने के बाद जो मॉलिक्यूल बना है वाटर, जो कि नया स्पीसीज है, उसके अंदर भी कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्होंने पार्टिसिपेट तो क्या रिएक्शन में, लेकिन इसने अपने आप को बदला नहीं बदला। ये जो यहां पर हाइड्रोजन था, बताओ यहां पर भी तो वो हाइड्रोजन ही है। क्या यहां पर हाइड्रोजन था तो यहां पर क्या वो नाइट्रोजन हो गया, नहीं ना। मतलब अपनी आइडेंटिटी बदल नहीं रहा है केमिकल रिएक्शन में। हम एक एग्जांपल और देखते हैं बहुत बढ़िया सा। क्या, अगर मान लो सोडियम है, सोडियम मेटल को अगर हम लोग ऑक्सीजन में खुला छोड़ दें, सभी जानते हैं क्या होता है, बर्निंग होना शुरू हो जाता है ना। अब ये जो सोडियम मेटल है, ये एक मेटल है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में और पार्टिसिपेट करने के बाद में यहां पर क्या बना रहा है, Na2O, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है बताओ, Na2O बन रहा है। तो यहां सोडियम मेटल था, एक एटम है जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद में जो बना प्रोडक्ट, ये बना प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में भी तो सोडियम ही है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि यहां पर सोडियम था, यहां पर आकर के मैग्नीशियम बन गया, नहीं ना। तो एटम क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, ठीक है। ये बात फेल कर दिया जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसकी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो हम लोग कभी भी ना एटम को ओनली ये नहीं कह देंगे कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम की डेफिनेशन में हमेशा आप ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो कोई ले रहा है पार्टिसिपेट, एंड डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये एग्जांपल आपको यहां रखना है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, सोडियम मेटल है ना भाई, यह सोडियम मेटल सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल बिफोर रिएक्शन, और यहां पर भी क्या देखो उसमें सोडियम मेटल, सोडियम मेटल इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड Na2O, ठीक है। Na2O कंपाउंड में भी वो क्या है, सोडियम ही है। तो मतलब आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं एटम। देखो सोडियम था यहां पर, यहां कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड बना, तो सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O के अंदर भी सोडियम ही है। इट्स मीन कि एटम की डेफिनेशन ये कहता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज वेल एज एटम डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे इतना, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। इसके अब एटम्स हो गया। अब हमको ये जानना है कि एटम का मास कितना होता है, एटम का मास कितना होता है, ठीक है। हो गया, कॉपी कर लिया, गॉट इट। आगे समझ में अच्छे से, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। अपन लोग बढ़े आगे, और एटम आपने जान लिया क्या होता है, एटम का मास कितना होगा, कितना भार होगा एटम का। अच्छा, अगर तुमसे कभी कोई पूछेगा कि बताओ एटम का साइज कितना होता है, हाँ एटम का साइज
कितना होता है। तो एटॉमिक साइज आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक साइज। खैर ये हाइड्रोजन एटम की साइज जो है मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर। कितना? किसका? 4H एटम, 4H एटम। H एटम का क्या है मीनिंग? हाइड्रोजन एटम। एवरेज है जो है ना, एज एवरेज, वैसे तो अलग अलग होगा साइज, लेकिन H एटम का साइज इतना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना। खैर आप शुरुआती दौर में हो फिलहाल, अभी ध्यान से पढ़ते जाओ, ठीक है, आगे सब कुछ मैं आपको बताता जाऊंगा। एटम इतना छोटा है तो उसका मास कैसे करें पता? एक तो सूर्य दिखता नहीं है। अब इसके मास की बारी आ गई। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है, तो उसको एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए हम लोग अब काम करेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, भाई इस दुनिया में जितना भी चीज है उसको तोलना तो पड़ता है ना। वैज्ञानिकों ने सब कुछ तोल लिया, लेकिन एटम की बारी है, एटम को कैसे तोला जाए, है ना। एटम एक्चुअली है क्या? एटम को भी तोलना है। एटम को तोलने के लिए, एटम को वेट करने के लिए क्या करें? एक तो दिखता नहीं है तो उसे कैसे तोले भाई? छोटा बहुत है ना पार्टिकल, पार्टिकल बहुत छोटा है, एटम बहुत छोटा है, दिखता तो है ही नहीं। दुनिया का सभी सबस्टांस किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। और पार्टिकल्स किससे मिलकर बने? एटम से। अब एटम का वेट करना है, कितना भारी होता हुआ एक एटम। एक तो दिखता नहीं, बहुत छोटा है। कहते हैं कि अगर 5-10 लाख एटम्स एक के ऊपर एक रखे जाएं तब जाकर के आपके पेज की जितनी थिकनेस है, बुक की पेज की, उतनी थिकनेस होती है। जब हम 10 से 5 लाख एटम्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देते हैं, मतलब एक एटम ये रख दिया, एक एटम ये रख दिया, एक ये रख दिया, ऐसे एक ऊपर एक, 5 से 10 लाख एटम जब हम एक के ऊपर एक रखेंगे तब हमें एक अपनी बुक के पेज की जितने बराबर हमें थिकनेस प्राप्त होगा। इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना। तो एक सिंपल H एटम के लिए साइज हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये माना गया है साइज इतना। अब हम एटॉमिक मास कैसे निकालें? तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, भाई इसको हम लोग तोल तो सकते नहीं वैसे कि यहां पर रखा इधर एटम और हमने इसको तोल दिया, है ना, भाई तो दिखता तो है नहीं। तो इसको, इसका मास कैसे मालूम किया जाए? इसके पीछे आपको मैं कहानी सुनना पड़ेगा एक छोटा सा। देखो भाई इस दुनिया में जब किसी को नहीं था मालूम कि ये चीज कितना किलो, 1 किलोग्राम कितना होता है। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं। किसकी बात हो रही है यहां पर? शुरुआती दौर की बात हो रही है, जब किसी को ये नहीं पता था कि 1 किलो कितना होता है, 2 किलो कितना होता है। अब तो हमारे पास डिजिटल वेइंग मशीन भी है बहुत सारे ना, जिससे हम लोग एक्यूरेटली नाप लेते हैं, किसी भी चीज को नाप लेते हैं ना। पहले नहीं था ऐसा कुछ हमारे पास। तो जब पहले हमारे पास कुछ ऐसा नापने का चीज नहीं था तो लोग क्या करते थे, मेरे को याद है अब तक, क्योंकि मैं उस जमाने का व्यक्ति हूँ, तुम्हारे से ना, तुम्हारे एज से तो पहले का हूं ना। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग, जैसे हमारे घर मान लो नमक खत्म हो गया, नमक, तो मम्मी कहती थी ये ले कटोरी, इसमें जा चाची से नमक लिया। चाची से हम चाची के पास गए, चाची नमक देना, चाची ने उस कटोरी में नमक दे दिया, पूरा भर के देती है चाची, नमक लिया है। अब जब हमारे घर में नमक आ गया तो हम उसी कटोरी में उतना ही भर के दे आते हैं। इससे क्या हुआ? चाची ने जितना दिया था चाची को उतना ही मिल गया वापस, कम अधिक तो नहीं हुआ। तो क्या करा हमने? तुलना। क्या करा हमने? है कि नहीं? जैसे हमारे घर मान लो आटा कभी कभी खत्म हो गया, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि हमारे घर आज आटा नहीं है यार, पड़ोस से ले आते हैं, लाएंगे तो उसको दे आएंगे। ऐसे हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे कि 1 कटोरी आटा लाए, चाची आटा देना कटोरी, हमारे घर रोटी बनाना है, खत्म हो गया है, गेहूं दिया है पीसने के लिए, अभी आया नहीं है, जब आएगा आटा तो आपको दे देंगे उल्टा। तो जिस कटोरी में आटा हम लोग, कटोरी नहीं कटोरा के लो बड़ा लेते थे ना, तो जिस कटोरी में आटा हम लोग लेकर के आते थे वहां से, चाची से, यहाँ से, उसी कटोरी में आटा हम उतना ही वापस पहुंचाते थे। वहां पर हम लोग ये नहीं तोलते थे कि चाची 1 किलो आटा दे दो, 2 किलो आटा दे दो। क्या हम तोलते थे? उसे कहते हैं तुलना करना, जिसमें लाए उतना ही दे दो। तो चाची से हम जितना लाए थे आटा, चाची को उतना ही मिल गया वापस, नहीं मिल गया, तो मतलब चाची को कम भी नहीं गया। तो जब शुरुआती दौर में जब खोज हो रही थी कि किसी चीज को नापे कैसे, ये कितना किलोग्राम है, ये कितना ग्राम है ना, नापे कैसे इसको, तब लोगों को पता नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी चीज को तोलने के लिए क्या तरीका अपनाया था? तरीका यह अपनाया था कि तुलना की जाए। क्या?
अमेरिका के म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है प्लेटिनियम का एक सिलेंडर। क्या देखो, ये प्लेटिनियम का एक सिलेंडर होता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो प्लेटिनियम का सिलेंडर है इसका मास हम लोग 1 केजी घोषित कर देते हैं। कितना? मान लो ये बोला सबसे शुरू में 1 किलोग्राम कितना होगा, तो एक प्लेटिनियम का सिलेंडर है, इसका मास 1 किलोग्राम फिक्स कर दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि सुनो भाई, सब सुन लो कान खोल के, इसको हम लोग 1 किलो बोलेंगे, इसको हम लोग 1 किलो बोलेंगे ना। तो उससे पहले बाट आते थे, बाट समझते हो बाट, तो इसी से कंपेयर किया गया, ऐसा बनाया तराजू। सब जानते हो ना भाई, पहले होते थे, अब तो आ गए हैं डिजिटल। देखो, तो मतलब इस और क्या रखा, सिलेंडर रखा। कौन सा वाला? ये वाला। और इसके बराबर, मतलब हम जैसे यहां पर रखेंगे सिलेंडर तो ये पल्ला झुक जाएगा, झुक गया, तो यहां पर हम लोग तब तक रखते रहेंगे कोई चीज जब तक कि इसके बराबर ना हो जाए, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये तुलना ही तो हो रहा है, कंपैरिजन ही तो हो रहा है। मतलब कहना मैं ही चाहता हूं कि यहां पर रखा गया सिलेंडर और यहां पे रखा गया वो सबस्टांस जिसको हम लोग तोलना चाहते हैं। तो जब इसका मास इसके मास के इक्वल हो गया तो हमने इसको क्या बोला, 1 केजी। क्या बोला हमने इसको? 1 केजी बोल दिया इसको हमने। तो ये सिलेंडर जो था, ये 1 केजी पहली बार कहां से आया? ये केवल एज्यूम किया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि भाई एज्यूम कर लो इतना जो चीज होगा ना ये 1 किलो होगा, और हम इसी को आज से 1 किलो कहेंगे। क्या बोलेंगे? 1 केजी, ठीक है ना। तो ये जो देखो, अच्छा 1 केजी शुरू में नहीं है, शुरू में था नहीं 1 किलोग्राम, शुरू में 1 केजी आया नहीं था। शुरू में तो बोला था प्लेटिनम सिलेंडर। क्या बोल दिया था? प्लेटिनम, ठीक है ना। अब मान लो मेरे को गेहूं तोलना है, तो यहां पर मैंने क्या किया, गेहूं रख दिया, गेहूं का मैंने पोटली रख दिया, और यहां पर ये गेहूं का पोटली का भार जो था ऐसे ऐसे 5 सिलेंडर के इक्वल आया, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे 5 सिलेंडर के इक्वल निकल के आ गया, है ना। ऐसे 5 रख दिया, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 रख दिया सिलेंडर। तो गेहूं का भार कितना? देखो गेहूं का भार कितना हुआ, गेहूं का द्रव्यमान, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में, मास ऑफ व्हीट, क्या बोलते हैं हम लोग? 5 प्लेटिनम सिलेंडर, 5 प्लेटिनम सिलेंडर, ठीक है ना भाई। मेरे को चावल करना है वेट, तो जब मैंने यहां पर चावल रखा, जो मुझे वेट करना है, जितना था चावल उतना सब मैंने यहां पे रख दिया। फिर यहां पर मैंने रखना शुरू करा सिलेंडर, रखते गया, है ना। तो क्या हुआ, यहां हमने जब रखा सिलेंडर, तो जब मैंने 20 रख दिया सिलेंडर, तब जाकर के पल्ला दोनों इक्वल हो गया, है ना। मतलब यहां का पल्ला और ये पल्ला आपस में इक्वल हो गए, है ना। तो 20 क्या रखा मैंने? सिलेंडर। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मास ऑफ राइस 20 प्लेटिनियम सिलेंडर, ठीक है। अब मुझे मान लो घोड़े का मास तोलना है। किसको? घोड़े को तोलना है, घोड़े को तोलना है। और घोड़ा तो बहुत भारी है, घोड़े को इधर बिठा दिया, घोड़ा जैसे ही इधर बिठाया, पल्ला उधर भाई झुक गया नीचे, ये उठ गया। अब मैं घोड़े के जो इधर का भार है इसके इक्वल करना चाहता हूं, यहां पर मैं रखता रहा सिलेंडर रखता रहा, रख दिया भैया हमने यहां सिलेंडर। जब हमने 100 सिलेंडर रख दिया, कितने? 100 कहां रखा मैंने? 500 सिलेंडर, 500 सिलेंडर जो हमने रखा ऐसे ऐसे, तब इक्वल हो गया। तो घोड़े का मास क्या हुआ? तो मास ऑफ हॉर्स 500 प्लेटिनम सिलेंडर के बराबर नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जिस भी चीज का मैं मास कर रहा हूं उसका जो मास है, मतलब समझ गए कि हम लोग कैसे मास कर रहे हैं, कैसे वेट कर रहे हैं। ये उस जमाने की चीज है जब हम शुरुआती दौर में थे। कहां थे हम लोग? अब मान लो मुझे गेंडे को तोलना है, हाथी को तोलते हैं, हाथी को, गेंडा छोटा पड़ जाएगा ना, हाथी तोलते हैं। अब हाथी को हमने इधर बिठाया,
हाथी भाई सब बैठ गए इधर। अब हम यहां पर रखते रहे सिलेंडर, रखते रहे सिलेंडर, रखते रहे 20 मतलब 2000 सिलेंडर हमने रख दिया। मान लो 2000 सिलेंडर हमने यहां पर रखा, तब जाकर के हाथी के बराबर आया मास के। ठीक है भाई, तो बताओ मास ऑफ एलिफेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ एलिफेंट 2000 प्लेटिनम सिलेंडर। नहीं आ गया? तो वैज्ञानिकों ने कहा यार कि हम लोग देखो जो मास तोल रहे हैं ये तो अलग अलग आ रहा है, ये सब में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो क्यों ना एक प्लेटिनियम सिलेंडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 kg। क्या बोलते हैं इसको? 1 kg बोलते हैं। तो जब अब मैं मास ऑफ व्हीट, गेहूं का जब मैं मास लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? प्लेटिनियम सिलेंडर की जगह क्या लिख दूंगा? केजी। तो क्या बन जाएगा? 5 kg। क्या बन जाएगा? 5 kg। और ये जो हमारे पास राइस है उसका मास 20 kg। अरे बन जाएगा ना जी। तो यहां से क्या हुआ था? केजी, केजी किलोग्राम, यानी किसी चीज के मास का शुरुआत हुआ था नापने का। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है मेजरमेंट करने का, इसी टेक्निक को अडॉप्ट किया वैज्ञानिकों ने एटम के मास को देने के लिए। अच्छा, यहां पर क्या हुआ? मान लिया गया है कि नहीं मान लिया गया है जी? 1 किलोग्राम किसी मास को, प्लेटिनम के, उसको किसको? सिलेंडर को मान लिया गया ना। तो एटम के मास को कैसे बताएं? ये सब तुम्हारा था रफ रीडिंग, ये थोड़ी कहानी थी जो मुझे सुनाना पड़ा, वरना तुमको ये समझ में आता नहीं एटॉमिक मास। ठीक है, ये आ गया तुमको। तो एटम का मास कैसे निकालें? वैज्ञानिकों ने वही तरीका अपनाया। वैज्ञानिकों ने आपस में बात करी और बोला आपस में दूसरे को कि भाई देखो ऐसा है यार, एटम दिखता नहीं है, बहुत छोटा, उसका मास कैसे किया जाए? तो जैसे मास नापा हम लोगों ने, वैसे ही यहां पर C12 को पकड़ा। किसको पकड़ा? कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कितने होते हैं? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 14। नेचर में तीन टाइप के कार्बन मिलते हैं देखने को, आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है ना? एक कौन होता है? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये तो होते हैं। अब इस तीनों में 13 और 14 जो लेस अमाउंट में मिलता है, 99% कार्बन 12 मिलते हैं। कहाँ? नेचर में। इसीलिए हमने कार्बन 12 को ही माना स्टैंडर्ड। ठीक है ना? कभी अगर पूछा जाए कि कार्बन 12 को आपने क्यों लिया, ठीक है ना, कार्बन 13 क्यों नहीं लिया, तो कार्बन 12 को लिया इसलिए कि कार्बन 12 जो है वो 99% नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? तो कार्बन 12 तो क्या बोला कि जितना मास कार्बन का होगा, मास ऑफ, क्या बोला? मास ऑफ C12 एटम्स। जैसे कि ना उधर हमने एक क्या लिया था, हमने लिया था एक सिलेंडर, हमने ऐसे क्या लिया इस बार? C12 एटम। जितना मास C12 एटम का होगा उसको हम डिवाइड कर दे 1/12 से। किससे? 1/12 से। मतलब मास ऑफ C12 कार्बन एटम है ना, उसको 12 से भाग करो, इसका जितना मास होगा उससे हम लोग कंपेयर ही करेंगे। ठीक है भाई, यानी कि एटॉमिक मास पता करने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्या लिया? मास ऑफ C12 एटम इंटू 1/12। ये बात समझ में आ रही है? जैसे प्लेटिनियम जो था सिलेंडर, उसको मान लिया गया था 1 किलोग्राम, ऐसे ही कार्बन 12 के जितना भी मास होगा उसको हम लोग 1/12 से डिवाइड कर देंगे। तो जो मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। क्या बोले हम उसको? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड माना, बताओ इसको माना, तो हमने इसे बोल दिया स्टैंडर्ड। क्या बोल दिया हमने इसको? स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड बना दिया हमने इसको। ठीक है, अब अगर किसी ने मुझसे पूछा, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया, मास ऑफ Na एटम, कौन सा? Na एटम। अगर किसी ने पूछा वैज्ञानिक से कि बता भाई सोडियम का मास कितना है, तो सोडियम एटम का मास कितना है, क्या बोला? जब कंपेयर किया गया इसके साथ, क्या किया गया? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम के साथ कंपेयर किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे
अभी तुमने कंपेयर किया था प्लेटिनम सिलेंडर के साथ, गेहूं का मास, चावल का मास, है ना, हाथी का मास को। ऐसे ही तो क्या देखा गया कि जो सोडियम था वो 23 टाइम्स था किसके, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। जितना देखो मतलब 23 ऐसे ऐसे मास हमें रखने पड़े तब जाकर के सोडियम मास क्या हुआ, इक्वल हुआ। ऐसे ही हमसे कहा कि मास ऑफ सल्फर एटम, क्या बोला मैंने, मास ऑफ सल्फर एटम कितना होगा, तो मास ऑफ सल्फर एटम 32 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम्स हो गया, है ना। अब हमसे अगर पूछा जाए कि बताओ भैया मास ऑफ सपोज दैट ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, तो उसमें लिखा गया 16 टाइम्स इंटू 1/12 मास ऑफ C12 एटम्स। मतलब तो ऑक्सीजन का मास कितना कहा, 16 कहा। 16 क्यों कहा भाई, क्योंकि 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ऐसे ऐसे 16 टाइम्स, मतलब कार्बन C12 मतलब C12 एटम का मास जितना मास होगा उसका 16 टाइम्स होगा कौन, ऑक्सीजन का मास, ठीक है ना। लेकिन 1/12 से डिवाइड करके, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, इसको स्टैंडर्ड बोला गया। अब तुम ये बताओ हमें बच्चा पार्टी, पहले तुम समझो, लिखो मत अभी, पहले समझो, ये जो मास ऑफ Na एटम है उसमें देखो ये जितने भी एटम है जो इनके मास है ये वैल्यू चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रहा है, ये सेम है ना भैया। जिसका भी हम लोग मास लिखे उसका बस ये वाली वैल्यू चेंज होता जा रहा है, ये सब में सेम है कि नहीं, अरे सेम है कि नहीं है। अब यार हम जिसका भी वैल्यू लिखे, मास लिखे किसी भी एटम का, हमसे किसी ने बोल दिया कि भाई मास ऑफ क्या बोला मैंने, मास ऑफ मैग्नीशियम एटम, वो कितना आ गया, 24 टाइम्स आ गया, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, है ना, मास ऑफ C12 एटम, ये आ गया भाई। तो जिसका मास लिखो यार, ये वैल्यू तो चेंज हो रहा है, ये सब में सेम आ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा यार बड़े आलसी किस्म के होते हैं इंसान। क्या होता है इंसान बड़े आलसी किस्म के होते हैं, वो चाहते काम शॉर्ट में हो जाए, नहीं चाहते शॉर्ट में काम, इतना समय कौन बर्बाद करेगा भाई, किसी का मास लिखो इतना लंबा लिखो उसके पीछे। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि यार इतना लंबा देखो जो लिखेंगे बार बार, क्यों ना इसको यूनिट बना दिया जाए, क्यों ना इसको यूनिट। तब उन्होंने कहा कि 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ये क्या है 12, ठीक है ना, C12 एटम इक्वल टू 1 U बोलेंगे इसे, सॉरी नॉट U, AMU, क्या बोलेंगे 1 AMU बोलेंगे। अब बताओ अगर मैं किसी एटम का मास लिखूं, किसी एटम का मास लिखूं और मैं इसके बजाय ये लिख दूं तो समय किस में बचेगा, समय तो AMU लिखने में बचेगा ना, है कि नहीं। तो जब मुझसे कहा गया कि भैया आप ना ये जो बार बार लिखते हो 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, उसकी जगह पे तुम क्या लिख दो 1 AMU, क्या लिख दो 1 AMU। जैसे ही हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम बाय 1 AMU, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई मास ऑफ Na एटम, मास ऑफ Na एटम, तो 23 AMU बन जाएगा। क्या बन जाएगा 23 AMU। आपको याद है 9th में मास ऐसे लिखते थे AMU में, वहां पर नहीं था पता कहां से आया AMU और U सेम ही है, वो बात U की बात में होगी, है ना। फिलहाल जो हम बता रहे हैं वो ध्यान करो, ठीक है ना, U भी आएगा, सब कुछ आएगा धीरे धीरे, है ना, टेंशन नहीं लेने का। तो मास ऑफ सोडियम एटम कितना हो गया 23 AMU। बताओ इसको लिखने में जल्दी मतलब आसानी होगी या इसको बार बार लिखने में, 23 AMU ना हम जल्दी लिख पाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अगर हमसे बोलेगा कि मास ऑफ मैग्नीशियम एटम बताओ कितना होगा, तो यहां पर मैं तुरंत क्या लिखूंगा 24 AMU, नहीं। और हमसे किसी ने कहा कि भाई मास बताओ, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ कितना हो जाएगा, तो 16 AMU।
यानी कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। तो जब आप एटॉमिक मास लिखोगे ना तो साइड में क्या लिखोगे? आप लिखोगे साइड में मास ऑफ वन एटम, है ना, वन एटम, ठीक है तो नहीं, मास ऑफ वन एटम ऐसे, ठीक है। तो यहां से इजाद हुआ किसका? एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है ना। हम ये जो एएमयू है इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं फुल फॉर्म में, ठीक है ना। परमाणु एकीकृत द्रव्यमान कहते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। कोई दिक्कत नहीं इसमें? कॉपी करो फटाफट से, फिर पढ़ते हैं आगे। देखो भाई, ये मास किस में आया बताओ? एएमयू में। किस में आया? एएमयू में, है ना। तो अब एक बात देखो, अगली चलते हैं पेज पर। हाँ भाई, मैंने ये कहा, बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं, है ना। देखो, आपने कहा कि 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम एक एएमयू, क्या एक एएमयू। इतना मास कहा तुमने? नहीं कहा? अरे इतना मास तो बताया। अब कुछ समय बाद डिस्कवरी हो गई। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना। क्या नाम लिया मैंने? मास स्पेक्ट्रोमीटर। हाँ, मास स्पेक्ट्रोमीटर ना, ये एक डिवाइस है जो छोटी से छोटी सबस्टांस पार्टिकल का मास भी पता कर लेता है। उसकी खोज हो गई, जिसकी मदद से जो कार्बन C12 एटम है इसका मास पता लग गया। पहले हमें इसका मास पता नहीं था, कार्बन का, किसी भी एटम का था नहीं पता। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया था कि भाई C12 एटम का मास जो है ना इतना मान लेते हैं, एक एमयू, है कि नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ? इसका मास पता चल गया, किससे? स्पेक्ट्रोमीटर से ना। मास स्पेक्ट्रोमीटर ये एक डिवाइस होता है ना, जो मेजर कर सकता है छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मास को भी। समझ में आ रही बात? देखो, तो क्या हुआ, जब इसका मास पता चल गया C12 एटम का, है ना, तब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई किसकी? एक एएमयू की। हमने कहा कि मास ऑफ C12 एटम वो कितना निकल के आया? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इतना मास होता है, ध्यान रखना। किसका? एक कार्बन एटम का मास C12 वाले का कितना होता है? ये ग्राम में है। किसमें? ये ग्राम में। तो जब कार्बन 12 एटम का मास ग्राम में इतना आ गया, तो बताओ एक एएमयू का मास कितना आएगा? भाई 1/12 इंटू इसका मास कितना? देखो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है कि नहीं है? तो जब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? ये नहीं आ रही है? सॉरी, 1.66 आएगा यहाँ पे ना। कितना आएगा? 1.66। अरे जब देखें डिवाइड इसको इसमें, है ना, 1 में करेंगे डिवाइड 12 से और थोड़ा पावर करेंगे आगे पीछे तो ये बन जाएगा। इतना तो आता है ना कैलकुलेशन, और आना भी चाहिए। तो इतना मास हो गया ग्राम में। किसका? एक एएमयू का मास कितना हो गया भाई? एक एएमयू का मास इतना हो गया। अब हमसे किसी ने बोला कि C12 एटम का मास जब पता लग गया, तब अब बताओ, अब हमको ये बताओ कि मास ऑफ Na परमाणु, Na एटम कितना होगा भाई? 23 इंटू कितना भाई? 1.66 इंटू पावर कितना है? -24 ग्राम। ये ग्राम में आ गया मास एग्जैक्ट बिल्कुल। अगर हमसे ना एक सोडियम एटम का मास पूछता है ग्राम में कितना है, तो हम 23 बता देंगे तो गलत हो जाएगा। 23 बता देंगे तो एक सोडियम एटम का मास ग्राम में होता है 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना। इतना होता है, आपको ध्यान रखना है। और लेकिन हम लोग आज क्या बोलते हैं? अगर हमसे किसी ने पूछा मास ऑफ सोडियम कितना, लिखते हैं 23, ये तो लिखते हैं।
ग्राम में भी 23 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। 23 ग्राम ही क्यों लिखते हैं, मास ऑफ सल्फर 23 ग्राम ही लिखते हैं, अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग सीखेंगे कि मास ऑफ सल्फर एटम बताओ, तो हम क्या लिखेंगे 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये लिखेंगे एक एटम का। अगर किसी ने पूछा कि एक एटम का मास बताओ सल्फर का, तो आप क्या बताओगे 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये बताओगे, ठीक है ना। लेकिन आप क्या बताते हो 32, ये तो बोलते हो ग्राम जी, जो आपको बुक में लिखा रहता है मास ऑफ सल्फर एटम इक्वल टू 32 ग्राम, वो 32 क्यों है, उसमें ये क्यों नहीं है, ये क्या रहा, तो उसमें ये क्यों नहीं है 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये क्यों नहीं है बुक वाले में एटॉमिक मास में, उसका खुलासा हम लोग करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। आज अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है भाई। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा पहले रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, फिर बताऊंगा आपको मोलर मास क्या होता है, फिर बताऊंगा आपको एवरेज एटॉमिक मास वगैरह क्या होता है, ठीक है ना। तो डिटेल में पढ़ेंगे हर एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को अगली क्लास में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए वीडियो।